गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। अगर एक मास है, अगर इस मार्कर का मास m है और इसे मैं v वेलोसिटी से फेंक दूं तो वेलोसिटी और मास दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले आप लीनियर मोमेंटम समझेंगे। लीनियर मोमेंटम है क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of object। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसके मास दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम। इसे p वेक्टर से डिनोट करते हैं, m v। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी की अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे? मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और वेक्टर इनटू स्केलर क्या होता है? हमेशा वेक्टर। अब इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट देखिए जरा। मास के नाम की केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला यहां से निकालिए। मास के नाम का क्या होता है? m1 और वेलोसिटी का l1t-1। तो ये आप याद रखें। इतना समझने के बाद हम क्या करेंगे? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। समझ गए आप लोग? जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी का लीनियर मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज होगा। और विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। आपको दिखाना है मैथमेटिकली कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू में जीरो कर दूं तो लीनियर मोमेंटम का चेंज भी जीरो ही होगा। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया, वी नो दैट p वेक्टर इज इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसलिए करना है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कहीं भी चेंज होती है तो फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर ही चेंज होती है। और वेलोसिटी अगर समय के साथ, लीनियर मोमेंटम अगर समय के साथ चेंज होगा तभी वो फोर्स की वैल्यू देगा, क्योंकि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ गए आप मेरी बात? जरा समझिए, डिफरेंशिएट दोनों तरफ करिएगा। dp अपॉन dt दैट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ mv। मास कांस्टेंट है तो आप इसे डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे और अंदर लिखेंगे dv बाई dt। ये क्या है जरा ध्यान दीजिएगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेट टू बी एक्सेलरेशन, सेट टू बी एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन सेट टू बी फोर्स। तो अगर मैं इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ही जीरो रख दूं तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा जी। अब किसी भी चीज का चेंज अगर जीरो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो मतलब वो क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू। तो आप क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। कब रहेगा कांस्टेंट? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। तो हेंस प्रूव्ड विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंसेप्ट क्लियर? अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जरा ध्यान दीजिएगा। लीनियर मोमेंटम क्या है? बॉडी एक लीनियर पाथ पर है और उसकी वेलोसिटी v वेक्टर है, उसका मास m है, तो दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। अगर एक सेंटर के अराउंड कोई एक ऑब्जेक्ट घूमता है तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा होगी। इसके कारण जो जनरेट हुआ है वहां पर जो ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी के कारण मोमेंटम जनरेट हुआ है, उसे आप एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर था आपको? तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा।
एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले समझिए एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से लिखा जाता है, कैपिटल एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। और होता क्या है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड लीनियर मोमेंटम। जहां मान लीजिए सन है और सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, अर्थ का यहाँ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर वेलोसिटी के साथ उसका मोमेंटम बनता है एम वी, और सन से लेकर अर्थ तक की दूरी है आर वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? वो तो आपको पता है कि थीटा तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो आप ना मानिएगा कि आपको पता है कि 90 डिग्री है, तो एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आर वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पर एक मिनट आप इसकी जरा ऐसा यूनिट देख लीजिएगा। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी? लीनियर मोमेंटम की क्या थी? केजी मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर। तो मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप इसकी? केजी मतलब मास, तो मतलब m1 मास की वैल्यू यहाँ 1 है, l मतलब लेंथ मतलब l की पावर 2, और सेकेंड मतलब टाइम की पावर -1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम का चेंज तभी पॉसिबल है जब आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे। अब ये टॉर्क क्या बीमारी होती है? इट इज द कपल ऑफ फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू रोटेट अ बॉडी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क होती क्या है। तो जरा देखिएगा टॉर्क क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक ये वुडन स्ट्रिप है जिसका सेंटर O है, और यहाँ आपने इस पे कील लगाई। इधर से फोर्स लगाया आपने इसके ऊपर F वेक्टर, तो इक्वल अमाउंट में फोर्स परपेंडिकुलरली यहाँ से लगेगा और इसे स्पिन करना, इसे रोटेट करना सिखा देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये रोटेट करनी स्टार्ट कर देगी। ये पता है आपको? रोटेट करेगी। दोनों फोर्सेस के बीच का सेपरेशन अगर R है तब R क्रॉस F को आप टॉर्क बोलते हैं। मतलब टॉर्क एक कपल ऑफ फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रोटेट करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका फॉर्मूला आएगा दोनों कपल्स के बीच की आर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। चलिए देखिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि वी नो दैट L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। यहां भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माय डियर, डी बाई डी टी से इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा और डी बाई डी टी से आप इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर डिफरेंशिएशन करना होता मुझे एक फंक्शन का तो बड़ा सिंपल था। यहाँ दो फंक्शन है और दोनों के बीच एक प्रोडक्ट है, तो आप एक डिफरेंशिएशन लॉ फॉलो करेंगे। डिफरेंशिएशन लॉ क्या है यहाँ पर? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स में क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को आप क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो आप यहां लिखेंगे वेलोसिटी
और लीनियर मोमेंटम को mv प्लस r वेक्टर एज इट इज, और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेट टू बी फॉल्स। I क्रॉस I जीरो होता है तो V क्रॉस V भी जीरो होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स ऑलवेज बी जीरो ड्यू टू सेम डायरेक्शन। थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, और साइन जीरो जीरो, तो V क्रॉस V ऑलवेज जीरो। और मैंने अभी आपको बताया R क्रॉस F को क्या लिखते हैं आप, टॉर्क, और इस सिंबल का नाम होता है टॉर्क, और इससे टॉर्क को डिनोट करते हैं। क्लास 12 में आप इससे रिलैक्सेशन टाइम भी डिनोट करेंगे। तो ये आपके पास अब फॉर्मूला, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं लगाऊं यहाँ पर तो मुझे किसी भी कांस्टेंट को हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट ही नहीं आया। तो आप क्या कह सकते हैं कि dr by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। अगर मैं टॉर्क ही जीरो कर दूं, अगर मैंने टॉर्क ही जीरो कर दी तो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? 100% क्लियर?